वेलकम फ्रेंड्स, बैंक ऑडिट के लास्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। कल हमने देखा था कि एडवांसेस किस टाइप्स के होते हैं, एनपीएस क्या रहता है, एनपीएस के क्या क्या टाइप्स रहते हैं। उसमें हम लोग ने देखा था कि सब स्टैंडर्ड रहता है, फिर डाउटफुल रहता है और लॉस असेट होता है। उसका प्रोविज़न कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग ने पढ़ा था कि प्रोविजंस क्या क्या होनी चाहिए, मतलब क्या क्या होना चाहिए एडवांसेस में। लेकिन आज हम पढ़ेंगे उस एडवांस का ऑडिट कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब आज हम पूरा जो है वो ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। जो बैंक की असेट्स होती है उसमें मेजर पार्ट एडवांसेस का रहता है, तो उसको केयरफुली ऑडिट करना पड़ेगा, ठीक है। और जो बैंक में लार्ज नंबर ऑफ बोरोवर्स होंगे तो उसको वेराइटीज़ ऑफ एडवांसेस दिए होंगे, तो उसको हम लोग को केयरफुली देखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए उसको मेजर कंसिडरेशन देना पड़ेगा, ठीक है। ऑडिट ऑफ एडवांसेस, ऑब्टेन फॉलोइंग एविडेंसेस। पहले एडवांसेस मेरी कहाँ पे होगी, तो बैलेंस शीट में, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट के साइड में, असेट साइड में लिखी होगी। एडवांसेस रिप्रेजेंट अमाउंट ड्यू टू बैंक, ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट्स को मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि लोन सैंक्शन की है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही हुई है ना, वो सब मुझे चेक करना पड़ेगा। उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है वो प्रॉपर है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। उसमें जो जो सिक्योरिटी दी हुई है उसका वैल्यूएशन प्रॉपर है कि नहीं वो भी मुझे इसमें देखना पड़ेगा। और एडवांसेस जो एनपीएस हो गई है उसको प्रॉपरली क्लासिफाइड किया है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। उसके हिसाब से बैंक ने प्रॉपर प्रोविज़न किया है कि नहीं वो भी मुझे यहाँ देखना पड़ेगा। आरबीआई की क्या क्या गाइडलाइंस हैं किसके बारे में, असेट क्लासिफिकेशन के बारे में, वो भी मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। लार्ज एडवांसेस, जो लार्ज एडवांसेस है, कॉम्प्लिकेटेड एडवांसेस है, उसको मुझे इन डेप्थ में चेक करना पड़ेगा। बट जो स्मॉल एडवांसेस है उसको मुझे सैम्पलिंग बेस पे देखना पड़ेगा। और कोई अकाउंट मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रहा है तो उसको मैं केयरफुली चेक करूँगी, ठीक है। एडवांसेस ड्यूरिंग द ईयर जो सैंक्शन हुई है उसके बारे में कोई एडवर्स कमिट दिया है आरबीआई ने, ठीक है, तो वो भी मुझे चेक करना पड़ेगा। कंकरेंट ऑडिटर ने कोई उसका कमेंट किया है, बैंक्स इंटरनल इंस्पेक्शन ने कोई कमिट किया, तो उन सबको मुझे कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। वन मोर थिंग आई हैव टू चेक, इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर द एडवांसेस। मुझे इंटरनल कंट्रोल भी देखने पड़ेंगे कि एडवांसेस के बारे में क्या इंटरनल कंट्रोल है, उस एडवांसेस है उसके बारे में क्या क्या इंटरनल कंट्रोल्स रखे हैं, क्या क्या देखा जाता है एडवांसेस देते समय, आरबीआई की क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो की जाती है, वो सब भी मुझे चेक करना पड़ता है। उसके हिसाब से मैं अपना रिस्क डिसाइड करूँगी और मेरी ऑडिट प्रोसीजर बनाऊँगी। उसमें फर्स्ट पॉइंट है, बैंक सेटिस्फाइड होके ही एडवांसेस देती है ना, मतलब क्रेडिट वर्दीनेस और वो सब देखती है ना, सैंक्शन करती है तब सब डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली कलेक्ट करती है ना, और उसको अप्रोप्रिएट पर्सन ही सैंक्शन करता है कि नहीं वो मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मैंने कलेक्ट किए कि नहीं बोरोवर के पास से, वो भी मुझे देखना पड़ेगा। वैल्यूएशन रिपोर्ट देखना पड़ेगा, लेटर ऑफ हाइपोथेटिकेशन, ये सब मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। कंप्लायंस, टर्म ऑफ सैंक्शन, एंड यूज ऑफ फंड, बेटर एंड यूज ऑफ फंड मुझे देखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, लोग वर्किंग कैपिटल ले लेते हैं। वर्किंग कैपिटल बेसिकली कहाँ पे यूज़ होती है, तो वो बेसिकली जो बिजनेस रन करने में उसका यूज़ होता है, लेकिन कई पर्सन उसको यूज़ करते हैं टर्म लोन की तरह, मतलब कोई असेट परचेस करनी है तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल यूज़ नहीं की जाती, तो उसका एंड यूज़ भी चेक करना पड़ता है, तो वो भी हमें चेक करना पड़ता है। हमें ये भी चेक करना पड़ता है कि बैंक ने प्रॉपरली मार्जिन कलेक्ट किया है कि नहीं, मतलब सफिशिएंट मार्जिन है कि नहीं, मतलब कल अगर डिफ़ॉल्ट कर देगा क्लाइंट तो उसको बेच कर हम लोग अपना लोन रिकवर कर पाएंगे कि नहीं, वो भी चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, बैंक रेगुलर इंटरवल पे अपनी एडवांसेस चेक करती है कि नहीं, वो भी हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। सिक्योरिटी जो ली है हमने बोरोवर से इन फॉर्म्स ऑफ शेयर, उसका ओनरशिप ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं, और अगर उसका डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र कर दिए तो उसको भी देखना पड़ेगा कि वो बैंक ने अपने पास रिटर्न करके रखा है कि नहीं।
अगर गुड्स को बैंक ने अपने पास पोजेशन में रखा है तो उसको देखना चाहिए कि उसको एट द टाइम ऑफ द रिसिप्ट कितना वैल्यूएशन था गुड का, वो भी मुझे चेक करना पड़ेगा। और अगर पोजेशन नहीं लिया है और वो खुद जो बोरोवर है उसके पास ही पड़ा है स्टॉक, तो उसका स्टॉक का इंटरवल पे वैल्यूएशन होता है कि नहीं, स्टॉक स्टेटमेंट देखना पड़ता है, उसकी क्वार्टरली रिटर्न कलेक्ट करता है कि नहीं बैंक, वो भी चेक करना पड़ता है, और वो सब ऑडिटर वेरीफाई करता है। ठीक है। ड्राइंग पावर कैलकुलेशन प्रॉपरली बैंक में होता है कि नहीं, वो भी चेक करना पड़ेगा, और उसको सैम्पलिंग बेस पे ऑडिटर को कैलकुलेट करना पड़ेगा ड्राइंग पावर, और वो मैच कर रहा है कि नहीं बैंक ने जो कैलकुलेट किया है ड्राइंग पावर उसके साथ, और उसको मैच करके उसको देखना पड़ेगा। अगर उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है तो हमें उसको बताना पड़ेगा बैंक्स मैनेजमेंट को। ठीक है। अकाउंट्स शुड बी केप्ट विद इन बोथ ड्राइंग पावर एंड सैंक्शन लिमिट। मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो अकाउंट है वो ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट के बीच में ही हो। जो अकाउंट एक्सिट कर रहे हैं सैंक्शन लिमिट से वो इरेगुलर है, उसको मुझे बैंक्स के ध्यान में लाना पड़ेगा। ऑपरेशन ऑफ एडवांसेस शुड बी चेक्स वंस इन अ ईयर। जो ऑपरेशन है एडवांसेस के वो चेक करने पड़ेंगे बैंक को वंस इन अ ईयर, और जो लार्ज एडवांसेस है उसको इंटरवल पे बैंक को चेक करना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने ख़त्म किया ऑडिट ऑफ एडवांसेस। अब हम देखेंगे ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो रहता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू आइटम्स ऑफ बैंक। वो किस फॉर्म में होती है हमने आगे देखा था, फॉर्म बी में। फॉर्म बी में क्या फॉल करता है, प्रॉफिट एंड फॉर्म बी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है। अब बैंक की क्या क्या इनकम रहती है, 2 टाइप्स ऑफ इनकम रहती है, इंटरेस्ट अर्न एंड अदर इनकम। इंटरेस्ट अर्न में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विथ आरबीआई, अदर इंटरेस्ट। बट अदर इनकम में क्या क्या रहता है, कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, कमीशन ऑन बिल कलेक्शन, एलसी, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, मोबाइल बैंकिंग, लोकर रेंट, कमीशन ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, credit debit card fees, commission on consultancy fees, brokerage on security, insurance referral fees, mutual fund referral fees, banking charges, income from rendering service like custodian, profit on sale of investment, on sale of revaluation of investment। ये यहाँ पे महत्व का पॉइंट है। अगर कोई भी बिजनेस में रेवेल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, प्रॉफिट होता है उसके ऊपर, वो हम कंसिडर नहीं करते। जब वो सेल होता है एक्चुअल तभी उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, पर इन केस ऑफ बैंक उसके रिवेल्यूएशन का प्रॉफिट भी बुक करते हैं। सेल ऑफ लैंड, फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस एंड अदर मिसलेनियस इनकम, ये सब फॉलो होता है बैंक की इनकम। नेक्स्ट, उसका ऑडिट कैसे करते हैं। फॉर ऑडिट पर्सन सबका अक्रूवल बेस पे इनकम रिपोर्ट नहीं करते, ठीक है। बट आरबीआई के हिसाब से जो इनकम 1% ऑफ टोटल इनकम है, 1% ऑफ नेट इनकम है, उसको अक्रूवल बेस पे देखना पड़ता है। अब ऑडिट ऑफ इनकम में क्या क्या देखते हैं। ऑडिट ऑफ इनकम में हम देखते हैं कि इनकम अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड की है कि नहीं, देयर इज नो अनरिकॉर्डेड इनकम, प्रॉपर अमाउंट एंड प्रॉपर पीरियड में की है कि नहीं, प्रायर पीरियड आइटम है वो रिकॉर्ड किया तो उसका भी मुझे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ये सब मैं देखूँ ऑडिट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। अब मुझे जो अक्रूवल किस में करना है, तो अक्रूवल जब इनकम जो होती है किसी भी चीज़ में से वो 1% ऑफ टोटल इनकम है तो उसको मुझे अक्रूवल बेस पे लेना है। बट जो इनकम है जो इतनी ज़्यादा मटेरियल नहीं है उसको मैं कैसे कंसिडर करूँगी, तो उसको रिकॉग्नाइज करूँगी जब मैं उसको रिसीव करूँगी, ठीक है। अब मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में तो एंट्री सीबीएस से ही पास हो जाती है, ठीक है। इन केस ऑफ एनपीए,
एनपीए में अक्रूवल बेस के ऊपर नहीं होती, एक्चुअल रिसिप्ट होता है तभी उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है, एक्चुअल बेस पे। और जब रिकवर्ड हो जाती है तब उसको दिखा देते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, केवीपीस, आईवीपीएस, उसके अगेंस्ट होती है। हम लोग ने देखा था कि कई एडवांसेस होती है वो फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में दी जाती है, कोई किसान विकास पत्र के अगेंस्ट में दी जाती है। तो उन केस में जो उसका इंटरेस्ट होता है वो वहाँ से जो इंटरेस्ट मिलता है इंटरेस्ट डिपॉजिट के सामने, उसी के सामने सेट ऑफ हो जाता है। तो वहाँ पे हम अक्रूवल बेस पे भी ले सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ एनपीएस कोई ऐसी इनकम है जो हमने पूरे ईयर में दिखा दी थी, बट आफ्टरवर्ड मुझे पता चला कि ये अकाउंट तो एनपीए हो चुका है, तो मुझे वो इनकम है जो मुझे प्राप्त नहीं हुई है उसका रिवर्सल करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इनकम ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अपॉर्चुनेट इन 2 years। कई बार क्या होता है कि बिल डिस्काउंट हो जाता है लेकिन उसकी टाइम पीरियड 2 year की होती है। उस केस में मुझे अदर लायबिलिटी करके जो अनएक्सपायर्ड पीरियड है उसकी लायबिलिटी बुक करनी पड़ेगी, ठीक है। इन केस ऑफ बिल कलेक्शन, प्रॉपर कमीशन मैंने रिकॉर्ड किया है कि नहीं वो भी मुझे देखना पड़ेगा, वो एक्चुअल बेस होता है। फीस एंड कमीशन वो भी एक्चुअल बेस रहता है, ठीक है। और वो मुझे देखना पड़ेगा इसमें कि वो रिकॉग्नाइज प्रॉपरली किया है कि नहीं अक्रूवल बेस के ऊपर, ठीक है। अगर वो भी मैं अक्रूवल बेस के ऊपर कर सकती हूँ फीस एंड कमीशन, अगर मेरा रीशेड्यूलिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट रीशेड्यूलिंग है और वो टाइम पीरियड के ऊपर डिसाइड होता है, ठीक है। मतलब मेरा ड्यू होता है फीस एंड कमीशन, तब मैं अक्रूवल बेस के ऊपर भी ले सकती हूँ। रिवर्सल ऑफ इनकम, व्हेन एनी एडवांसेस बिकम एनपीए, रिवर्स कर देना चाहिए, ठीक है, एंटायर इंटरेस्ट ऑफ द ईयर। मतलब वो मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ है, मतलब उसमें से इनकम जनरेशन बंद हो गया, तो मैंने जो अक्रूवल बेस पे उसका इंटरेस्ट जो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था उसको मुझे रिवर्स कर देना पड़ेगा, ठीक है। फीस, इनकम, कमीशन जो एनपीएस उसके ऊपर है वो सब रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब मुझे इंटरेस्ट इनकम है उसमें लार्ज डेबिट होगा कोई तो उसको पकड़ना है, उसको बैंक के मैनेजमेंट से पूछना है और उसके हिसाब से मुझे एनपीएस का पता चलेगा कि कौन कौन सी असेट इस साल एनपीए हुई है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक और चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि अगर बैंक वालों ऐसे ही उसको एनपीए नहीं बता दे रहे ना, उसके लिए वो बोरोवर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं ना, बोरोवर को बताते हैं ना कि आपका इतना एडवांस आउटस्टैंडिंग है, उसके पास कलेक्शन की ट्राई करते हैं ना, ये सब मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद ही इंटरेस्ट को डेबिट करते हैं कि नहीं वो भी मुझे चेक करना पड़ेगा। ऑन लीज्ड असेट, लीज्ड असेट में अगर बैंक कई सारी प्रॉपर्टियाँ भी रेंट पे देती है, इन केस ऑफ लीज असेट इफ फाइनेंस चार्ज कंपोनेंट अनरियलाइज रहता है तो वो रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब रेंट मेरा रिकवर्ड नहीं हुआ, ठीक है, उसमें जो फाइनेंस जो पोर्शन है वो मेरा अनरियलाइज्ड है तो उसको भी मुझे रिवर्स करना है। अब कोई टेक ओवर करता है तो उसमें अगर मेरी कोई लोन टेक ओवर की है किसी बैंक, तो वो बैंक जब उसका पेमेंट कर देती है तभी मैं उसको रिकॉर्ड करूँगी उस इंटरेस्ट को जो आउटस्टैंडिंग है उसको, ठीक है। पार्शियल रिकवरीज होती है तब मुझे क्या करना पड़ता है, तब मुझे AS9 के मुताबिक उसका रिकॉर्ड करना रहता है। यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट मैनर में मैं उसको रिकॉर्ड करूँगी, पार्शियल रिकवरी होता है तब, और बाकी सबको एनपीएस में ही रखूँगी। मुझे ये देखना पड़ेगा जब कोई भी अमाउंट रियलाइज होती है एनपीएस में कि वो कोई फ्रेश लोन लेकर उसको इंटरेस्ट रिकवर तो नहीं हुआ, वो मुझे खास ध्यान रखना है। मेमोरेंडम ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ? अभी हमने पढ़ा कि जो एनपीए रहती है, जो एनपीए हो जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसमें से इनकम जनरेशन नहीं होता, मतलब इंस्टॉलमेंट नहीं होता, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट भी नहीं मिलता होगा। इंटरेस्ट नहीं मिलता तो उसको मैं अक्रूवल बेस के ऊपर दिखा भी नहीं सकती, मतलब उसको मुझे रिसिप्ट बेस पे ही दिखाना पड़ता है, ठीक है। बट
यहाँ पे बैंक एक मेमोरेंडम अकाउंट बनाता है, उसमें वो उसको इंटरेस्ट को अक्रूवल बेस के ऊपर पोस्ट करता है, मतलब देखता है कि अक्रूवल बेस के ऊपर इंटरेस्ट रिकॉर्ड करता है, जो जो एनपीएस है ना उसका। बट उसको जब हम ग्रोस इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ग्रोस एडवांसेस इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तब उसमें दिखाते नहीं है, ठीक है। मतलब मेमोरेंडम अकाउंट में जो एनपीएस का इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है वो उसमें दिखाते हैं, ठीक है। एम आई क्लियर? ओके। मतलब हमने ऑडिट ऑफ रेवेन्यू में देखा कि ऑडिट ऑफ रेवेन्यू में मुझे क्या देखना है कि इंटरेस्ट प्रॉपरली कैलकुलेट हुआ है, उसको प्रॉपरली दिखा है कि नहीं, एनपीएस के ऊपर जो इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है वो नहीं करना चाहिए, रिकवर होता है तब उसको यूनिफॉर्मली बेस में मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और अगर एनपीए के ऊपर इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है तो वो मेरा मेमोरेंडम अकाउंट में जाएगा, ठीक है। और मुझे खास ये चेक करना पड़ेगा कि कोई फ्रेश लोन लेकर तो इंटरेस्ट रिकवर्ड नहीं हो रहा है ना, इतना मुझे एडवांसेस में ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लूँगी मेरा एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें तो क्या देखेंगे कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के पास से जो इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया कि नहीं, एक्सेप्ट डिविडेंड, डिविडेंड इंटरेस्ट में फॉल नहीं होता, ठीक है। ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट जो पे करता है, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम ऑन एसएलआर इन्वेस्टमेंट, वो इंटरेस्ट में से लेस करना पड़ता है। मानेगी जो ब्रोकन पीरियड मीन्स स्टार्टिंग में इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल अमाउंट रिपेमेंट नहीं करना पड़ता, इंटरेस्ट ही रिपेमेंट करना पड़ता है, वो जो इंटरेस्ट का पोर्शन है, और एसएलआर के ऊपर का जो प्रीमियम, वो जो नेट ऑफ करके डेबिट बैलेंस आती है, वो मेरा इनकम है जो इन्वेस्टमेंट का, उसमें से डिडक्ट होता है, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ जो इन्वेस्टमेंट होता है वो मेरी बैंकिंग एक्टिविटी कहलाती है एज पर दी फॉर्म बी, और उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाऊंगी। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने आगे पढ़ा है ना कि जो एक ही ये जो कंपनी है उसमें ऐसा रहता है बैंकिंग कंपनी में कि जो रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है ना वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, मतलब कोई लॉस होता है रिवैल्यूएशन के ऊपर, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, मतलब रियलाइज नहीं हुआ है अभी, फिर भी मुझे उसे उसी में दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसी तरह रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट में जो मेरा प्रॉफिट होता है वो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस बैंक में 3 प्रकार के रहते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रोविजन है, फंड एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या रहता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस में क्या रहता है, तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, मतलब सेविंग टर्म डिपॉजिट, हम लोग बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, टर्म डिपॉजिट अकाउंट खुलवाते हैं, उसके ऊपर हमें पे करती है ना बैंक, वो बैंक के लिए क्या कहलाता है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, अब कई सारी एडवांसेस होती है, वो बैंक खुद बोरो करती है, किसके पास से, आरबीआई से, अदर बैंक से, तो उसमें भी वो इंटरेस्ट पे करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या रहता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या रहता है, उसमें एम्प्लॉयज़ पेमेंट आता है, रेंट टैक्सेस आता है, प्रिंटिंग आता है, एडवर्टीजिंग आता है, बैंक्स प्रॉपर्टी का जो डेप्रिशिएशन आता है, ऑडिटर्स की फीस आती है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स आता है, रिपेयर मेंटेनेंस आता है, इंश्योरेंस, ये सब फॉलो करता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो डे टू डे एक्सपेंसेस रहते हैं बैंक के, उसके साथ कनेक्शन रहता है उसका। प्रोविजन एंड कंसिस्टेंसीज, उसमें क्या रहता है, तो उसमें प्रोविजन फॉर एनपीएस, हमने आगे पढ़ा था ना, सब स्टैंडर्ड के लिए, डाउटफुल डेट के लिए और लॉस प्रॉपर्टी के लिए प्रोविजंस किए जाते हैं, वो सब यहाँ पे फॉलो होते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्स पे करना पड़ता है उसके बारे में। प्रोविजन फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम डिक्रीज होता है कोई भी इन्वेस्टमेंट में तो उसका भी प्रोविज़न किया जाता है। प्रोविज़न फॉर कंसिस्टेंसी, वो भी यहाँ पे फॉलो होता है। अब मुझे ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस में मुझे क्या क्या देखना पड़ता है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात है। इसमें ऑडिटर को पहले तो क्या देखना पड़ेगा कि टर्म डिपॉजिट एंड सेविंग इन डिपॉजिट का रेट क्या चल रहा है, मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा रेट चार्ज बैंक के पास, ठीक है, और उसको चेक करना पड़ेगा कि अप्रोप्रिएट रेट लगाया है कि नहीं, और कैलकुलेट किया है कि नहीं प्रॉपरली इंटरेस्ट, और उसकी एंट्री प्रॉपरली की है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा।
हालांकि अभी सीबीएस सिस्टम में ऑटोमेटिकली होती है, ठीक है। और मुझे वेरियस चार्ट पहले तो लेने पड़ेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ स्कीम्स के लिए, सेविंग्स है, टर्म डिपॉजिट के लिए, रिकरिंग डिपॉजिट के लिए। फिर मुझे उसको रेंडमली एक दो जो है सैम्पलिंग बेस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने होंगे, इंटरेस्ट रेट लगा। फिर उसको जो बैंक ने कैलकुलेट किया है उसके साथ कंपेयर करूँगी मैं अपना इंटरेस्ट, और उसमें कोई वेरिएंस आएगा तो वो मैं इंक्वायर करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट, कंपेयर करंट एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट विथ प्रीवियसली जो एवरेज इंटरेस्ट रेट था उसका इंटरेस्ट रेट करंट एवरेज रेट के साथ कंपेयर करूँगी। वेरिएंसेस होगा तो मैं बैंक मैनेजमेंट को बोलूँगी, ठीक है। जनरल लेजर मंगवाऊंगी, सेविंग एंड टर्म डिपॉजिट एंड मंथ टू मंथ एनालिसिस करूँगी। और बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा 2 मंथ के इंटरेस्ट में तो उसको भी मैं इंक्वायर करूँगी। मैं कॉस्ट एनालिसिस में जो इंटरेस्ट है और जनरल लेजर में उसको भी वेरीफाई करूँगी, ठीक है। ऑडिटर को एक और नॉलेज होना चाहिए, एवरेज बैलेंस कैसे निकालते हैं। आपको पता है सेविंग बैंक के ऊपर एवरेज बैलेंस के मुताबिक उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगा, सेम फिक्स डिपॉजिट में भी ऐसा ही रहता है। तो एवरेज बैलेंस भी आना चाहिए ऑडिटर को निकालना। उस एवरेज बैलेंस पे इंटरेस्ट उसको लगाना पड़ेगा और इंटरेस्ट की कंपेयर करनी पड़ेगी बैंक ने जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया है उसके ऊपर, ठीक है। ऑडिटर शुड ऑन सैम्पलिंग बेस वेरीफाई बाय कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट एंड सेटिस्फाइड हिमसेल्फ। इंटरेस्ट ऑल डिपॉजिट अप टू बैलेंस शीट डेट, एक्सेस और शॉर्ट क्रेडिट वेरीफाई मटीरियल। इंटरेस्ट मुझे ऑल डिपॉजिट के देखने पड़ेंगे जो बैलेंस शीट में देखे, उसको जनरल लेजर से कंपेयर करना पड़ेगा, कॉस्ट एनालिसिस रिपोर्ट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। मुझे ये देखना पड़ेगा जो इंटरनल बैंक से मैंने लोन लिया है उसको मैंने जो रेट लगाया इंटरेस्ट का वो एज पर दी आरबीआई गाइडलाइंस है कि नहीं, वो भी मुझे चेक करना पड़ेगा। फिक्स डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट रेट लगाया है मैंने वो फिक्स डिपॉजिट के जो रिसिप्ट में है उसके मुताबिक ही नहीं है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। सेविंग अकाउंट में जो रेट लगाया है वो एज पर दी रूल है कि नहीं, वो भी मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। मैच्योर टर्म डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट लगाया है रेट वो भी मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अदर पॉइंट्स, अब ड्यूरिंग द पीरियड कोई चेंज हुआ है इंटरेस्ट रेट में तो मुझे वो भी पता लगाना पड़ेगा बैंक्स मैनेजमेंट से, ठीक है। रेट कार्ड देखना पड़ेगा, उसके मुताबिक मुझे एवरेज रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा और वो लगा के इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसके साथ मैच करना पड़ेगा। अगर वेरिएंस बहुत ज़्यादा है तो मुझे उसको बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मुझे अब एक इंटरेस्ट अक्रू भी करना पड़ेगा। अगर हम लोग जैसे इनकम में देखते हैं, हम लोग ने इनकम में अक्रू किया तो एक्सपेंस में भी अक्रू करेंगे, वो उसका कैलकुलेशन हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि प्रॉपर अक्रू कर रहे हैं कि नहीं। कई बार टैक्स इवेजन के लिए बहुत ज़्यादा तो अक्रू नहीं कर दिया, ठीक है, उसके लिए मुझे ऑडिटर को भी सैम्पलिंग बेस पे प्रोविज़न कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके साथ वेरीफाई करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद अगर कोई उसमें ज़्यादा डिफरेंस है तो वो मुझे बताना पड़ेगा ऑडिटर को, ठीक है। बैंक्स मैनेजमेंट को मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नाउ ऑडिट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसमें क्या क्या आता है, उसमें इंटरनल कंट्रोल मुझे देखना पड़ेगा कि इस एक्सपेंस के ऊपर इंटरनल कंट्रोल क्या है, प्रॉपर ऑथोराइजेशन के बाद ही एक्सपेंस होता है कि नहीं, ठीक है। डाइवर्जन ट्रेंड तो नहीं है एक्सपेंस का, वो भी मुझे चेक करना पड़ेगा। मंथ टू मंथ एनालिसिस बनाना पड़ेगा एक्सपेंस का, अगर कोई मंथ में बहुत ज़्यादा है तो वो भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एविडेंस चेक करने पड़ेंगे एक्सपेंडिचर का, ठीक है। और रेशियो वाइज चेक करना पड़ेगा कि कोई ऐसा तो एक्सपेंस नहीं है जो बहुत ज़्यादा टोटल एक्सपेंस से बढ़ता जा रहा है। और मुझे प्रीवियस ईयर से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंपेयर करने पड़ेंगे कि कोई ऐसा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है ना जो लास्ट टाइम बहुत कम था और इस टाइम बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऑडिट ऑफ प्रोविज़न एंड कंसिस्टेंसीज, इसमें मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो प्रोविज़न की है स्टैंडर्ड एसेट पे, सब स्टैंडर्ड एसेट पे,
डाउटफुल असेट पे एंड लॉस असेट पे, वो एज पर आरबीआई गाइडलाइंस है कि नहीं, वो मुझे देखना पड़ेगा। फिर मुझे ये देखना पड़ेगा कि उसने जो कैलकुलेट किया है असेट, ठीक है, प्रोविजन किसके ऊपर बनती है, 25% हमने आगे देखा ना, सब स्टैंडर्ड असेट में 25% इन केस ऑफ सिक्योर्ड लोन एंड 100% इन केस ऑफ अनसिक्योर्ड लोन। तो उसमें सब स्टैंडर्ड असेट ही उसने कैलकुलेट सही किया है कि नहीं, वो मुझे खास देखना चाहिए, ठीक है, उसका प्रॉपर कैलकुलेशन देखना पड़ेगा और मुझे सैम्पलिंग बेस पे उसको कैलकुलेट करके भी देखना पड़ेगा। और अगर वेरिएंस आता है उसमें तो वो मुझे बैंक्स मैनेजमेंट को रिफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोविज़न प्रॉपरली की है कि नहीं वो मुझे चेक करना पड़ेगा। नाउ टैक्स प्रोविज़न को भी चेक करना पड़ेगा प्रॉपरली की है कि नहीं, मुझे कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा टैक्स की प्रॉपर प्रोविज़न की है कि नहीं, ठीक है। इस तरह ऑल आइटम डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन द P&L अकाउंट मुझे प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और इनकम टैक्स का जो प्रोविज़न करते हैं तो उसका अलाउंस डिसअलाउंस सब देख लेना चाहिए, उसके बाद ही इनकम टैक्स प्रोविज़न की गई है कि नहीं उसको खास वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ प्रायर पीरियड आइटम, अब बैंक के फॉर्म बी में कोई प्रायर पीरियड आइटम के लिए कोई स्पेसिफिक उसका बनाया नहीं है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो प्रायर पीरियड आइटम के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं बनाए तो मुझे उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि ये आइटम प्रायर पीरियड की और मैंने उसको यहाँ पे दिखाया, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मेरा बैंक ऑडिट का चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को मेरा बैंक ऑडिट का लेक्चर बहुत अच्छा लगा। बैंक कोई भी इकोनॉमी की बैकबोन होती है और ऑडिटर को बैंक को देखते समय उसका प्रॉपर चेकलिस्ट बनाना पड़ता है कि उसमें क्या क्या, क्योंकि उसकी बहुत सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटियाँ हैं, तो उस सबको ध्यान में रख के ऑडिटर को उसको बहुत अच्छी तरह से ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को देखना पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों की उम्मीदें उसके साथ जुड़ी हुई है, कई लोगों की कई सारी पब्लिक का पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, तो उसमें बैंक में कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, बैंक में जो इंटरेस्ट और सब कैलकुलेट हो रहा है वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, बैंक का जो ट्रांजैक्शन है वो स्मूथली जा रहा है कि नहीं, कोई भी बैंक लोन ऐसे ही तो सैंक्शन नहीं कर दे रही है, वो सब लायबिलिटी ऑडिटर की रहती है। वो ऑडिटर का इथिक्स रहता है कि उसको देखना चाहिए कि बैंक प्रॉपरली जो उसका इनकम एंड एक्सपेंस है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड करती है कि नहीं, और उसकी जो एनपीएस है उसका रिकवरी का प्रयत्न करती है कि नहीं, ये सब देखना चाहिए। सबसे पहले बैंक का ऑडिट करने जाए तब मुझे उसका रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं क्या करूँगी, तो रिस्क असेसमेंट के बाद उसका रिस्क कितना है, अगर लो रिस्क है तो मुझे उसका बहुत बढ़िया प्लान बनाना पड़ेगा और बहुत कम एफर्ट्स देने पड़ेंगे, अगर हाई रिस्क है तो मुझे उसका बहुत बढ़िया प्लान बना के उसको हाई रिस्क में लगाना पड़ेगा, ठीक है। और उसको मुझे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करनी पड़ेगी और मुझे इन डिटेल में उसको चेक करना पड़ेगा। तो ये था बैंक ऑडिट का चैप्टर। होप यू ऑल विल लाइक दिस चैप्टर। थैंक यू। गुड बाय फ्रेंड्स।